हेलो स्टूडेंट्स, पिछले कक्षा के अंदर हम पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन में प्रबंधन का महत्व के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने आहार, पशु स्वास्थ्य, पशु प्रजनन व पशु आवास के प्रबंधन के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम इसके अलावा कुछ सामान्य से प्रबंधन और हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पशुपालन के अंदर अन्य प्रबंधन। एक पशुपालक है, उसको पशुपालन के अंदर निम्न बातों की जानकारी होना बहुत आवश्यक होती हैं। ये बातें क्या हैं, इनके बारे में हम यहाँ एक एक करके देखते हैं। नंबर 1, अनु उत्पादक पशुओं की छटनी कर अलग करना चाहिए। अनु उत्पादक पशु क्या, कौन से पशु होते हैं? वे पशु जो उत्पादन नहीं देते हैं। वे पशु जो उत्पादन नहीं देते हैं, या ऐसे कह सकते हैं जो दूध नहीं देते हैं, वो पशु अनु उत्पादक पशु कहलाते हैं। उन पशुओं को पशुपालक के द्वारा छांटकर अलग कर देना चाहिए। अलग करने से क्या होता है, उन पर जो सामान्य सभी पशुओं पर होने वाला जो व्यय था, ये व्यय इन पशुओं के ऊपर नहीं हो पाएगी, जिससे अनावश्यक खर्च के में बचत होगी। नंबर 2, पशुपालक है, उसको पशु खरीदते समय पशुओं की नस्ल, पशुओं के स्वास्थ्य, व उसकी उत्पादकता की जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। तो पशुपालक है, जब भी कोई पशु खरीदता है तो सबसे पहले उसकी नस्ल, स्वास्थ्य और उत्पादक को ध्यान में रखते हुए ही पशुओं को खरीदना चाहिए। नंबर 3, नवजात बच्चे। प्रसूता बोलते हैं, जो पशु बच्चों को जन्म देती हैं, वो पशु क्या कहलाती हैं? प्रसूता कहलाती हैं। गर्भित मादा आदि के देखभाल हेतु उचित प्रबंधन होने चाहिए। पशुशाला के अंदर नवजात बच्चे, प्रसूता, गर्भित माता आदि के देखभाल हेतु पशुशाला के अंदर उचित प्रबंध होना बहुत जरूरी होता है। नंबर 4, पशुपालक को जोखिम से बचने के लिए पशुओं का बीमा कराना चाहिए। साथ ही इस बीमा का प्रतिवर्ष नवीनीकरण कराना चाहिए। अगर किसी कारणवश पशुशाला के अंदर या पशुओं का नुकसान हो जाता है,
तो उससे पहले पशुपालक को पशुशाला का या पशुओं का बीमा कराना बहुत जरूरी होता है। अगर नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई बीमा के माध्यम से हो जाती है। बीमा ये नहीं है कि एक बार करवा दिया और छोड़ दिया, इसके हर प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण बीमा को प्रत्येक वर्ष दोहराया जाना चाहिए। नंबर 5, पशु उत्पादों को अधिक समय तक संग्रहित करके नहीं रखना चाहिए तथा इनको शीघ्र बेचने की व्यवस्था होनी चाहिए। पशु उत्पादों को अधिक समय तक संग्रहित करके नहीं रखना चाहिए तथा इनको बेचने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। पशु उत्पाद हैं वो ज्यादा समय तक नहीं टिक पाते हैं, यानी कि कुछ देर बाद रखने के पश्चात ये खराब होने लगते हैं। तो अतः जो पशु उत्पाद हैं उनको ज्यादा समय तक संग्रहित नहीं करना चाहिए। अगर समय पर इनको न बेच पाएंगे तो ये जल्दी खराब होंगे, तो पशुपालक को इनको बेचने की भी व्यवस्था करनी चाहिए। नंबर 6, व्यवसाय के सह उत्पाद जैसे गोबर की खाद, आहार की खाली बोरियां आदि के संग्रह व बेचने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। संग्रह व बेचने या विपणन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। नंबर 7, पशुपालक को व्यवसाय को सफल बनाने के लिए अल्पकालिक व दीर्घकालिक योजनाएं बनानी चाहिए। पशुपालक को व्यवसाय के अंदर अल्पकालिक व दीर्घकालिक योजनाएं बनानी चाहिए तथा साथ ही इन योजनाओं के ऊपर पशुपालक के द्वारा अमल किया जाना चाहिए या फिर कार्य किया जाना चाहिए। योजनाओं के अंदर ये निर्धारित किया जाता है कितना पशु आहार लाना है, कौन से पशु लाने हैं, कितनी मात्रा के अंदर पशुओं के उत्पाद अपने को एकत्रित करने हैं। ये सभी योजनाओं के अंदर योजनाओं के अंदर लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं तथा इनके उपलब्धि के आधार पर ही पशुपालन है वो सफल हो पाता है। नंबर 8, एक अच्छा पशुपालक आने वाले समय में कितना श्रम व धन आवश्यक होगा, यह अनुमान वह बहुत पहले ही लगा लेता है। पशुपालन में कितना श्रम लगेगा, कितना धन लगेगा, इसका अनुमान वह पूर्व में ही लगा लेता है तथा इसकी व्यवस्था वह समय पर ही श्रम व धन की व्यवस्था समय पर
कर पाता है। तो इन सभी प्रबंधन के कारण ही जो पशुपालन है या दुग्ध उत्पादन वाला जो व्यवसाय है वो सफल हो पाता है। ये तो थे पशुपालन या दुग्ध उत्पादन में प्रबंधन का महत्व। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है गो उत्पाद का महत्व। गो उत्पाद, गो उत्पाद के अंदर मुख्यतः आते हैं दूध, दही, घी, मूत्र व गोबर का महत्व। गो उत्पादों के अंदर आते हैं दूध, दही, घी, मूत्र, गोबर, इनका महत्व। प्राचीन काल से ही व्यक्ति की समृद्धि एवं संपदा गोधन से ही आकी जाती थी। यानी जिसके पास जितनी मात्रा में गाय होती हैं उतना ही वह व्यक्ति धनवान माना जाता था। ये तो थी प्राचीन समय की बात। जितनी ज्यादा एक व्यक्ति के पास जितनी ज्यादा गायें होंगी वह व्यक्ति उतना ही धनवान या समृद्ध व्यक्ति कहलाता था। उस समय की बात थी। ठीक है। गायों के द्वारा खेत, अब जो ये गायें थी जितनी मात्रा में, इन गायों के द्वारा क्या प्राप्त होता था? खेत जोतने के लिए बैल गायों के द्वारा ही मिलते थे। गायों के द्वारा खेत जोतने के लिए बैल प्राप्त होते थे। साथ ही गाय के द्वारा दूध, घी, दही आदि की आपूर्ति होती थी। गाय के दूध, दही, घी, मूत्र व गोबर को, जो गाय का दूध है, दूध, दही, घी, गोबर व मूत्र, ये जो 5 गाय के मुख्य उत्पाद हैं इनको पंचगव्य की संज्ञा दी जाती थी और इनका जिक्र आयुर्वेद में होता था। और इन 5 उत्पादों को आयुर्वेद के अंदर औषधि के रूप में जाना जाता था। इसके रूप में जाना जाता था, औषधि के रूप में जाना जाता था। दूध, दही, घी, गोबर व मूत्र को पंचगव्य की संज्ञा प्राचीन काल में दी जाती थी और साथ ही जो आयुर्वेद था उसके अंदर इनको औषधि के रूप में माना गया है। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। तब पंचगव्य के निर्माण ऐसा नहीं है कि जो पंचगव्य का जो निर्माण है वो सभी प्रकार की गायों के द्वारा किया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। पंचगव्य का जो निर्माण है वो देशी व मुक्त विचरण करने वाले गायों के उत्पादों के द्वारा ही पंचगव्य का निर्माण किया जाता था। ठीक है। ये तो थी गायों के बारे में सामान्य जानकारी। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं जो गायों के जो उत्पाद हैं, दूध, दही, घी, गोबर व मूत्र, उनका क्या क्या उपयोग होता है, क्या क्या उनके अंदर पाया जाता है। तो सबसे पहले जो गायों का जो उत्पाद आता है वो है दूध।
दूध को एक पूर्ण भोजन माना गया है। पूर्ण भोजन माना गया है। क्यों माना गया? क्योंकि इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। दूध है उसको पूर्ण भोजन माना गया है। दूध के अंदर सभी प्रकार के न्यूट्रिशन या पोषक तत्व पाए जाने के कारण ही इसको पूर्ण भोजन माना गया है। अब देखते हैं भाई दूध की परिभाषा क्या है। दूध की परिभाषा, दूध एक स्वच्छ और ताजा लैक्टियल स्राव है। दूध एक स्वच्छ एवं ताजा लैक्टियल स्राव है जिसको एक या अधिक स्वस्थ तथा ठीक प्रकार से पोषित गाय को पूरे धोने से प्राप्त किया जाता है। दूध एक स्वच्छ एवं ताजा लैक्टियल स्राव है जिसको एक या अधिक स्वस्थ तथा ठीक प्रकार से पोषित गाय को पूरे धोने से प्राप्त किया जाता है जिसके अंदर वह दूध सम्मिलित नहीं होता है, जिसके अंदर वह दूध सम्मिलित नहीं होता है जो बच्चा देने के 15 दिन पूर्व तथा 10 दिन के पश्चात का है तथा इस दूध में कम से कम 8.5% वसा रहित ठोस पदार्थ जिसको बोलते हैं SNF वह 3.25% या 3.25% वसा उपस्थित हो। दूध के एक परिभाषा है, तो दूध किसे कहेंगे? तो दूध वह स्वच्छ एवं ताजा लैक्टियल स्राव है। इसे लैक्टियल स्राव क्यों बोला है? क्योंकि इसके अंदर लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं। ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध के अंदर लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको लैक्टियल स्राव कहा जाता है, जिसको एक या अधिक स्वस्थ तथा ठीक प्रकार से, जिसको एक गाय भी हो सकती है, 2 गाय भी हो सकती है, इससे अधिक गाय कैसी होनी चाहिए? स्वस्थ तथा ठीक प्रकार पोषित गाय होनी चाहिए। को पूरे धोने का मतलब होता है, पूर्ण धोने का मतलब होता है उसका जो संपूर्ण दूध है उनको निकाल लिया जाता है, उसको बोलते हैं पूरे धोने से प्राप्त किया जाता है। लेकिन इसके अंदर उस दूध को सम्मिलित नहीं किया जाता जो गाय के ब्याने के 15 दिन पूर्व जो गाय दूध देती है, उस दूध को सम्मिलित नहीं किया जाता। साथ ही गाय के
बच्चा देने या ब्याने के 10 दिन के बाद जो दूध देती है उस दूध को बिल्कुल भी सम्मिलित नहीं किया जाता है। इस दूध के अंदर 8.5% वसा रहित ठोस पदार्थ होने चाहिए तथा 3.25% वसा उपस्थित होनी चाहिए। इस प्रकार जो दूध होता है उसको दूध की परिभाषा के अंदर लिया जाता है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं दूध का रासायनिक संगठन। दूध का रासायनिक संगठन। वैसे तो प्रत्येक स्तनधारी की बात करें, इन विभिन्न जो स्तनधारी होते हैं उनके अंदर दूध के अंदर पानी, ठोस पदार्थ, वसा, प्रोटीन, लैक्टोज, खनिज लवण, वसा रहित ठोस पदार्थ पाए जाते हैं। लेकिन इन सभी की जो मात्रा है वो दूध के अंदर अलग अलग होती है। तो अपन एक सारणी के माध्यम से इनके अंदर पाए जाने वाले इन सभी पदार्थ की मात्राओं के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं स्तनधारी दूध किसका होगा। उसमें पानी की मात्रा, ठोस पदार्थ, वसा, प्रोटीन, लैक्टोज, खनिज लवण, वसा रहित ठोस पदार्थ। यानी प्रत्येक स्तनधारी के दूध के अंदर ये सभी पदार्थ पाए जाते हैं, लेकिन इनकी जो मात्रा है वो अलग अलग होती है। इनकी मात्राओं के आधार या इनका जो रासायनिक संगठन है वो अलग अलग पाया जाता है। अब अपन एक एक स्तनधारी करके इस तालिका के अंदर या टेबल के अंदर अपन देखते हैं कि किस के दूध के अंदर पानी की मात्रा कितनी है, ठोस पदार्थ की मात्रा कितनी है, वसा की मात्रा कितनी है, प्रोटीन की मात्रा कितनी है, लैक्टोज व खनिज लवण वसा रहित ठोस पदार्थ की मात्रा कितनी है। तो सबसे पहले जो स्तनधारी है उसके बारे में देखते हैं, जो है गाय। गाय के दूध के अंदर जो पानी की मात्रा है वो पाई जाती है 86.61%। यानी ये सभी मात्राएं हैं वो प्रतिशत के अंदर है। सभी को जोड़ने पर टोटल 100% ही आएगा। गाय के दूध के अंदर पानी की मात्रा 86.61%, ठोस पदार्थ पाए जाते हैं 13.19, वसा पाई जाती है 4.14, प्रोटीन 3.58, लैक्टोज 4.96, जबकि खनिज लवण 0.71, वसा रहित ठोस पदार्थ जो SNF है वो होती है 9.25% पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भैंस का दूध। भैंस के दूध के अंदर जो पानी की मात्रा है वो है 82.76% पानी की मात्रा भैंस के दूध में पाई जाती है। ठोस पदार्थ की मात्रा होती है 17.24%, वसा की मात्रा 7.38,
प्रोटीन की मात्रा 3.60, लैक्टोज की मात्रा 5.48%, खनिज लवण की मात्रा 0.78%, वसा रहित ठोस पदार्थ की मात्रा 9.86%। बात करें भेड़ के दूध की। भेड़ के दूध के अंदर पानी की जो मात्रा होती है वो होती है 80.71%, जबकि ठोस पदार्थ के अंदर 19.29%, वसा 7.90, प्रोटीन 5.23, लैक्टोज 4.81, खनिज लवण 0.90, जबकि वसा रहित ठोस पदार्थ की मात्रा होती है 11.39%। नेक्स्ट आता है बकरी। बकरी के दूध के अंदर पानी की मात्रा है वो होती है 87%, जबकि ठोस पदार्थों की मात्रा होती है 3.0%, वसा की मात्रा होती है 13.0%, जबकि वसा की मात्रा होती है 4.25%, प्रोटीन की मात्रा 3.52%, लैक्टोज 4.27, जबकि खनिज लवण 0.86, वसा रहित ठोस पदार्थ 7.75% होता है। लास्ट आता है मनुष्य के दूध में। मनुष्य के दूध के अंदर पानी की मात्रा होती है 87.43%, ठोस पदार्थों की मात्रा होती है 12.57%, वसा की मात्रा होती है 3.75%, प्रोटीन की मात्रा होती है 1.63%, जबकि लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है 6.98%, खनिज लवण की मात्रा होती है 0.71%, वसा रहित ठोस पदार्थ की मात्रा 8.82% पाई जाती है। ये तो हो गया दूध का रासायनिक संगठन। वेदों के अंदर बात करें तो वेदों के अंदर जो गाय का जो दूध है, वेदों के अंदर गाय के दूध, इसको अमृत की संज्ञा दी गई है। गाय के दूध के में पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो भैंस के दूध की तुलना में संतुलित पाई जाती है। इन भैंस के दूध के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो गाय के दूध की तुलना में असंतुलित होते हैं, अतः गाय के दूध को श्रेष्ठ दूध माना जाता है। अगर गाय के दूध के अंदर भी बात करें, भारतीय नस्लों की जो गाय होती है उनका दूध अधिक गुणकारी होता है, जिसके अंदर भारतीय नस्लों की जो भारतीय नस्ल हैं, इन गायों के दूध के अंदर A2 किस्म प्रोटीन की, A2 किस्म प्रोटीन की तथा साथ ही कंजुगेटेड लिनोलिक एसिड होता है, जो रक्त के अंदर जो रक्त है उस रक्त के थक्के को बनने से रोकता है तथा साथ ही ये कैंसर व मधुमेह को कम करने का भी कार्य करता है। अगर बात करें बच्चों के दिमाग में वृद्धि करने, गाय का जो दूध है वो बच्चों के दिमाग में वृद्धि करने में सहायक होता है। इसके लिए इस गाय के दूध के अंदर ओमेगा 3
3 फैटी एसिड व सेरेब्रोसाइड आवश्यक अनुपात में पाया जाता है। ये सभी गुण हैं, ये भारतीय नस्ल की जो देसी गाय होते हैं उनके अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे का हम नेक्स्ट कक्षा के अंदर अध्ययन करेंगे।